नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सागर शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। दृष्टि सागर में आज हम बात कर रहे हैं अखंड भारत मिशन के संस्थापक युवा नेता अश्वनी शर्मा से। एक ऐसा नाम जो सिस्टम से सवाल पूछता है और बिना डरे सच बोलता है। पर्यावरण, शिक्षा, कर्मचारियों के अधिकार और सामाजिक न्याय, इन मुद्दों पर ये सिर्फ बयान ही नहीं देते, सीधे टकराव लेते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि आप किसी बड़े राजनीतिक परिवार से आते होंगे, लेकिन आप जमीन से उठकर अपनी पहचान बनाने वालों में से हैं। अश्वनी शर्मा जी, आपका दृष्टि सागर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मेरा पहला सवाल आपसे, आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? आप समाज सेवा छोड़ राजनीति में क्यों आए? पहला ही प्रश्न है आपका, बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। समाज सेवा से हम लोग नीति का निर्माण नहीं कर सकते जी। हम सभी लोगों के अंदर एक ना एक समाज सेवी होता है, लेकिन अगर हम लोगों को नीतियों में कहीं कोई बदलाव लाने की जरूरत है तो हमें राजनीति में आना पड़ेगा। तो इस कारण से मैं समाज सेवा को करते हुए मुझे राजनीति में आना मुझे उचित लगा। जी। अब आपका प्रश्न है कि राजनीतिक विचारधारा क्या है? तो राजनीतिक विचारधारा वो है जिसमें राष्ट्रवाद हो, जिसमें युवाओं की, कर्मचारियों की, शिक्षा की मूलभूत मुद्दों की बात हो, वो मेरी विचारधारा है। जी। अश्वनी जी, यूजीसी, स्कूल कर्मचारी, आप लगातार इन मुद्दों पर हमला करते हैं, क्यों? देखिए, ये गंभीर विषय हैं सभी के सभी। जी। और इन पे बात करते हुए लोग डरते भी हैं। हाँ जी। खास तौर पे वो लोग जो सत्ता में हैं, उन और सत्ताधारी दलों से जुड़े हैं, उन लोगों को ज्यादा डर लगता है। जी। यूजीसी एक ऐसा कानून बनाया गया है, जिसने भी बनाया है उसकी दो परिस्थितियां रही होंगी मानसिक। या तो मानसिक दिवालियापन, यानी कि उसका मानसिक स्तर इतना गिर चुका है कि वो उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। जी। या वो बहुत ही ज्यादा चालाक है कि उसने सोचा कि धीरे से हम कानून बनाएंगे, धीरे से निकल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा और हम लोग जो है एक बड़े समुदाय के साथ में, एक बड़े वर्ग के साथ में अन्याय करके धीरे से निकल जाएंगे, जैसा आज तक होता है। जी। SC/ST एक्ट जो बनाया गया, उसमें बिना जांच के जेल में डाल देने जैसे प्रावधान डाले गए, ये भी सरकार के द्वारा ही किए गए हैं और ये अन्यायपूर्ण है। जी। जबकि जिस पर कोर्ट ने भी कई बार रोक लगाने की कोशिश की, जिसको भी बाईपास कर दिया गया। तो मेरा मानना है कि यूजीसी एक्ट को तो जितना ज्यादा विरोध हो, और उससे ज्यादा यूजीसी एक्ट से ज्यादा यूजीसी एक्ट बनाने की विचारधारा जिनकी है, उन लोगों का विरोध होना ज्यादा जरूरी है, ताकि भविष्य में वो ऐसा कानून बनाने से पहले 50 बार सोचे। बिल्कुल। जी। अब बात करते हैं शिक्षा की। जी। एक छोटे से किसी भी सामान्य स्कूल में भी आप जाओगे, प्राइवेट स्कूल में, हाँ जी, आप बच्चों की स्कूल की किताबें खरीदने के लिए अगर जाओगे, 8 से 10 हजार रुपए की किताबें खरीदते हुए माँ बाप को कितना दुख होता होगा, कितना 4-5 किताबें 8-10 हजार रुपए की कैसे आ रही है? जी। हमारे पास में इतने सरकारी स्कूल हैं, उनके टीचर्स की अगर हम लोग फीस देखें, सैलरी देखें जी, और एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की हम सैलरी देखें, जमीन आसमान का अंतर है। जी। सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी ज्यादा है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी वहां पर शिक्षा का स्तर कम है। तो ये हमारी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल के टीचर को वैसे ही जवाबदेह होना चाहिए जिस तरह प्राइवेट स्कूल का टीचर जवाबदेह होता है जी। तब ये स्कूल का, शिक्षा का वास्तविक में स्तर सुधरेगा। बच्चों के माँ बाप मजबूर नहीं होंगे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए जी। जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं के द्वारा ही ये स्कूल संचालित हैं, तो इस वजह से इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। ये वास्तविक मुद्दे हैं, इन पे बात होनी चाहिए और इन पे कम लोग बात कर रहे हैं, सोचने की बात है ये भी जी। आपने तीसरा पॉइंट रखा कर्मचारियों का। हाँ जी। देखिए, मैं खुद एक कर्मचारी रहा हूं कभी जी। तो जो चीजें मैं खुद फेस कर चुका हूं उसको मैं बारीकी से जानता हूं, बहुत गहराई से जानता हूं। हाँ जी। एक अगर हम लोग देखें, किसी भी तरह का कर्मचारी हो, चाहे 10 हजार रुपए सैलरी वाला हो, चाहे 10 लाख रुपए वाला हो जी, जो इनकम टैक्स दे रहा है, एक पॉइंट की बात कर रहा हूं क्योंकि विषय बहुत बड़ा है जी। जिसने 6 साल इनकम टैक्स दिया, 7 साल इनकम टैक्स दिया ईमानदारी से, 8वें साल किसी वजह से, किसी दुर्घटनावश कोई समस्या उसको हो गई, हाँ, या उसकी नौकरी चली गई,
तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती है? कोई जिम्मेदारी नहीं है गवर्नमेंट की। जिम्मेदारी होनी चाहिए, जबकि है नहीं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये वर्ग वो है जो रेल जाम नहीं करता, जो बसों में या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए सरकार ने इनको बिल्कुल एकदम नेपथ्य में डाल दिया है जी। जो कि होना नहीं चाहिए। हाँ जी। तो ये हालांकि बड़े विषय हैं, पर मुझे लगता है कि सरकार को इन चीजों पे काम करने की जरूरत है जी। और युवाओं को भी अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। उनको ये वास्तविक मुद्दे ये है, अगर आपके घर में आटा नहीं होगा ना, तो ना आप राष्ट्रवाद दिखा पाओगे, ना आप राष्ट्रवादी बन पाओगे। पहले घर में आटा होना जरूरी है। सही बात है जी। अश्विनी जी, शंकराचार्यों की सरकार से नाराजगी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य हमारे पूजनीय हैं, आराध्य हैं और सनातन का सर्वोच्च, मैं पद बोलूंगा, शायद सही शब्द तो मुझे नहीं पता, पर सर्वोच्च पद है ये सनातन का जी। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है हमारे शंकराचार्य, भगवान के स्वरूप। बिल्कुल। और अगर उनकी कोई नाराजगी है तो सही और गलत, कौन सही है कौन गलत है, इसको सोचे बिना सबसे पहले जाकर के उनके चरणों में पड़ के माफी मांग लेनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, चाहे वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है जी। और जो घटनाएं हुई है, जिनकी आपने शायद आपने इसी वजह से अपने प्रश्न पूछा होगा, बटुकों के साथ जो हुआ, हाँ जी, वो निहायत ही शर्मनाक काम किया गया है जी। और ये वो स्थिति जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सनातन का एक बड़ा चेहरा के रूप में जाना जाता है, लेकिन साथ साथ ये भी विचारधारा बनती जा रही है कि ब्राह्मण कम्युनिटी के वो बहुत ही उनके विचार बहुत मधुर नहीं है ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए। ऐसी स्थिति में उनको बहुत ही सावधानी से चलना चाहिए था और तुरंत जाकर के उनको उस पर माफी मांगनी चाहिए थी, कोई लाग लपेट के बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए थी। गलत हुआ है, गलती की गई है जी। अब उसके बाद में ये मामला सिर्फ यही तक ही नहीं है। शंकराचार्य को, जो हमारे पूजनीय हैं, राम मंदिर की जो स्थापना हुई उसमें शंकराचार्य क्यों मौजूद नहीं थे, ये बड़ा सोचने की बात है। इतना बड़ा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पर शंकराचार्यों का होना जरूरी था, राजनेताओं की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी जी। मार्केटिंग करने के, ब्रांडिंग करने के अपने और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन धर्म के स्थान पे धर्म को पहले रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति है जिसने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम तक भी हमने कहीं कभी सुना नहीं है किसी मंच पर। हाँ जी। तो मैं तो यही कहूंगा, शंकराचार्यों के साथ में सही नहीं हुआ है, उनको सही सम्मान नहीं दिया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। जो उम्मीद थी, अपेक्षित था, वो वैसा नहीं हुआ। जी। आरएसएस से जुड़े रहे, फिर बीजेपी की लाइन से अलग क्यों? देखिए, ये प्रश्न तो बड़ा अलग तरीके का है। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि संघ और बीजेपी एक चीज है। अगर हम संघ के स्वयंसेवक हैं तो हमें एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की ही विचारधारा को समर्थन करना है या उसी के साथ ही चलना है, ऐसा जरूरी नहीं है जी। मैं एक प्रशिक्षित और प्रतिज्ञित स्वयंसेवक हूं। मेरे 2 बेटे हैं। छोटा बेटा जिसकी आयु लगभग 3.5 साल है, वो पिछले 2 वर्ष से उसकी संघायु 2 वर्ष है। संघायु का मतलब वो 2 वर्ष से स्वयंसेवक है। अच्छा जी। साढ़े ठीक है। मेरा बड़ा बेटा जो 8.5 साल का है, वो पिछले 4 वर्ष से स्वयंसेवक है जी। तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला हुआ मेरे घर में आ रहा है कि हम लोग संघ के स्वयंसेवक है और वही विचारधारा, वही राष्ट्रवाद के साथ हम लोग, मुझे लगता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी चलेंगी जी। और इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है जी। हालांकि हम लोग बीजेपी को वोट करते आए हैं हमेशा से और उम्मीद है कि अगर सब ठीक रहा तो हम लोग भविष्य में भी शायद बीजेपी को ही वोट करेंगे जी। बट हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं तो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग संबद्ध हो गए। संघ अलग है, पॉलिटिकल पार्टी अलग है जी। अश्विनी जी, मेरा सवाल है आपसे, आडवाणी, विनय कटियार, संजय जोशी जैसे नेताओं को क्या सही सम्मान मिला? देखिए, वैसे तो मैं बहुत छोटा हूं ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जी। लेकिन ये वास्तविकता है। अगर हम लोग बात करें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जी, जिन्होंने बीज बोया, कोई भी पेड़ पहले दिन में बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। हमें समझना चाहिए बीज किसने बोया, किसने सींचा, किसने उसे खून से सींचा अपने, तो उनको हमें सम्मान देना चाहिए था, वो मिला नहीं है। वास्तविकता नहीं मिला, सब लोग जानते हैं जी। मैं फिर दोबारा भी मैं राम मंदिर की बात करता हूं। राम मंदिर आंदोलन में सैकड़ों हजारों लोग थे जो नदारद थे,
हमारे लला के प्राण प्रतिष्ठा के समय पे जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी, आपने विनय कटियार जी का नाम बताया, संजय भाई जोशी जी का नाम बताया, आप और नाम बोलता हूँ, साध्वी ऋतंबरा जी हैं जी। उमा भारती जी हैं, प्रवीण तोगड़िया जी हैं। ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्होंने अपना बलिदान दिए हैं और वो वहां पर नहीं थे। जी। तो ये सोचने की बात है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि युवा नेतृत्व का अर्थ ये नहीं है कि जो पुराना नेतृत्व है उसको हम लोग बिल्कुल दरकिनार कर दें। जी। गलत हुआ है, सम्मान मिलना चाहिए था। मेरा ओपिनियन तो यही है। जी। अश्वनी जी, बीजेपी में आजकल पद कैसे दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं के बारे में तो नहीं जानता। जी। जरूर कोई ना कोई एक अच्छा डेमोक्रेटिक एक उन्होंने सिस्टम बनाया होगा, पर जो देखने में आ रहा है कि काफी जगह पे असंतोष है। और असंतोष है तो कुछ ना कुछ कारण भी होंगे इसके पीछे। देखिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, हर सिलेक्शन को किसी भी को भी हम पद दिया, हमने कहा कि हमने कार्यकर्ता को सम्मान दिया, ये ऐसा नहीं थोपा जा सकता इस बात को। जो व्यक्ति पुराना है पार्टी के अंदर 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, हाँ जी, वो भी तो कार्यकर्ता है। जी। ऐसा जरूर तो नहीं जो 5 साल से जुड़ा है वही कार्यकर्ता होगा। हम उसको चेहरा दिखा के कि हम ये कहते हैं कि इसको हमने पद दिया है क्योंकि कार्यकर्ता का सम्मान दिया है, ऐसा नहीं है। हमें उस व्यक्ति को भी ध्यान रखना पड़ेगा जिसने 30 साल 40 साल अपने इस संगठन को दिए हैं। उन्हीं की प्रक्रिया है, वो लोग क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छी बात है जो भी कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। जी। अश्वनी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, आपने जो प्रश्न अभी तक पूछे जी, उनके उत्तर को देख करके आपको मेरी आइडियोलॉजी का आइडिया लग गया होगा। जी। मैं उन लोगों के नाम बोलता हूं जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूं, उससे हम लोग आइडियोलॉजी समझ जाते हैं। जी। बाला साहब ठाकरे जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार भगत सिंह जी, अब्दुल हमीद, ये मेरे आइडियल हैं। जी। राष्ट्रवाद की मैं बात करता हूं, पहले बताया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी संघ की शाखा में जाते हैं, स्वयंसेवक हैं। जी। तो आइडियोलॉजी आपको पता चल गया कि राष्ट्रवाद की है। जी। लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ, जैसे मैंने आपको पिछले प्रश्न में उत्तर दिया अपना, कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारी, जी, ये मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इन पर हम लोग इनको बाईपास करके हम राष्ट्रवाद नहीं कर सकते। अगर आपकी थाली में खाना नहीं है, आपके घर में आपके बच्चे भूखे बैठे हैं, तो आप क्या राष्ट्रवाद करेंगे? कुछ नहीं। तो आज की परिस्थितियों में कर्मचारियों का बिल्कुल जो नजरअंदाज किया जा रहा है, वो होना बंद होना चाहिए। जी। एक कर्मचारी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कर्मचारी या सरकारी में भी काम करने वाला कर्मचारी, अगर उसको अपना कोई डिपार्टमेंट में किसी विभाग में जाके काम कराना है, तो उसको अपने छुट्टी लेनी पड़ेगी। जी। जबकि वो टैक्स पे कर रहा है, तो कम से कम उसको इतना बेनिफिट तो होना चाहिए कि उसके लिए अलग से काउंटर बने, वीक ऑफ डेज में भी बने। ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो अब अगर हम लोग, हालांकि बड़ा विषय है, अंतिम प्रश्न है, तो उसको यहीं पे सूक्ष्म ही विराम देते हुए कहूंगा कि राष्ट्रवाद लेकिन खाली पेट नहीं। जी। धन्यवाद। जिस तरह से दृष्टि सागर में आज अश्वनी शर्मा ने बेबाक प्रश्नों के उत्तर दिए, और तो मैं चलते चलते उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप भक्त बने, अंधभक्त ना बने। जी। 2014 में जब इलेक्शन हुए थे, हमारे घर पे पूजा हुई, मेरी मम्मी ने पूजा की। जी। पूरा परिवार हमारा वोट डालने के लिए गया कमल के फूल को। जी। हम चाहते कि वही विश्वास दोबारा बना रहे। जी। और अगली बार भी हम वहीं पे वोट डालने के लिए जाएं। जी। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो विजन था, वो वाली भाजपा आने वाले समय में वापस सत्ता में रहे, मेरा ये मानना है। और युवाओं से मेरा आग्रह है कि आप राजनीति में आए, अपनी विचारधारा जो भी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आप उसके साथ में विचारधारा के साथ में आए, तभी बदलाव संभव होगा। जी। अब बुरा किसी न किसी को बनना पड़ेगा, एक ना एक व्यक्ति को तो बलि का बकरा बनना ही पड़ता है। जी। तो शायद मैंने कुछ उत्तर ऐसे दिए जो कुछ लोगों को बुरे लगेंगे, पर वो सच भी हैं। अब मेरे ही भाई बंधु हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में अलग अलग जुड़े हुए हैं, उनको लगेगा कि
मुझे पता है, मैं उनकी स्थिति जानता हूँ, वो सत्ता में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ना है, सत्ता में पद लेना है, तो उनको बोलते हुए डर लगेगा। हालांकि विचार उनकी भी शायद कहीं ना कहीं इससे मिलते जुलते ही रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है। तो एक लाइन के साथ में मैं इस को विराम दूंगा और आपका आभार व्यक्त करूंगा कि सच बोलोगे तो लोग नाराज तो होंगे, लेकिन बदलाव भी वहीं से शुरू होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखते रहिए दृष्टि सागर।